नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीएम मनोज गुप्ता और आप सब देख रहे हैं ऑल अबाउट टैक्सेस। अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं या फिर एक एम्प्लॉय है, दोनों ही केसेस में आप फॉर्म 16 को अच्छी तरह जानते होंगे। कोई भी एम्प्लॉयर जब किसी एम्प्लॉय को पेमेंट करता है तो ऐसी सिचुएशन में इनकम टैक्स लॉ के तहत एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को दी जाने वाली पेमेंट से टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है और यह टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराया जाता है और एम्प्लॉय अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए उस टीडीएस का क्रेडिट लेते हैं और इसके लिए एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को फॉर्म 16 दिया जाता है, जिसमें कि बेसिकली ड्यूरिंग द ईयर जो भी टैक्स डिडक्ट किया गया है और जो भी सैलरी एम्प्लॉय को दी गई है उसकी डिटेल्स फॉर्म 16 में दी जाती है। फॉर्म 16 में बहुत सारे मेजर चेंजेस किए गए हैं और इसके रिगार्डिंग सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस द्वारा नोटिफिकेशन इशू की गई है 12 अप्रैल 2019 को। वह चेंजेस क्या हैं हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, अगर आप इनकम टैक्स और जीएसटी से रिलेटेड अपडेट्स पाना चाहते हैं। आज की हमारी ये वीडियो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को फॉर्म 16 प्रोवाइड किया जाता है और उसी फॉर्म 16 के बेस पर एम्प्लॉय अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है। जैसा कि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 खत्म हो चुका है, तो ऐसे में असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए एम्प्लॉय के द्वारा रिटर्न्स फाइल की जानी है। तो ऐसे में फॉर्म 16 में क्या क्या चेंजेस आए हैं, अगर वह उनको अच्छे से पता होगा तो उनको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न मेनली ITR 1 फाइल करते हुए ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। यहां पर बेसिकली फॉर्म 16 को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की डिटेल्स होती है, जैसे कि उनका पैन नंबर, उनका टैन नंबर, इस पीरियड के लिए वह फॉर्म 16 रिलेट करता है। ड्यूरिंग दैट पीरियड कितनी पेमेंट एम्प्लॉय को की गई है और उस पर कितना टैक्स डिडक्ट किया गया है एम्प्लॉयर के द्वारा और कितना टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराया गया है। पार्ट बी बेसिकली जो अनेक्चर है उसके अंदर जो भी सैलरी की पेमेंट की जाती है एम्प्लॉय को उसके रिगार्डिंग डिटेल्स दी जाती है। यहां पर जो चेंज किया गया है वह पार्ट ए में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। पार्ट ए पहले भी वही था और अब भी वही है, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। जो मेजर चेंज किया गया है वह पार्ट बी में किया गया है। आपके कंपैरिजन के लिए हम दोनों फॉर्म 16 चेंजेस आने से पहले और फॉर्म 16 चेंजेस आने के बाद दोनों ही आपको दिखाए जा रहे हैं, ताकि दोनों में जो भी डिफरेंसेस हैं, दोनों में जो भी चेंजेस किए गए हैं वह आपको अच्छे से पता चल सके। पार्ट ए में कोई भी चेंज नहीं है तो यहां पर हम पार्ट ए डिस्कस करने वाले नहीं हैं। पार्ट बी में जो चेंजेस किए गए हैं, पॉइंट नंबर 1 है ग्रोस सैलरी के रिगार्डिंग, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। पहले भी आपको ग्रोस सैलरी के अंदर सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 में जो आपको सैलरी मिलती थी वह डिस्क्लोज करनी होती थी। बी पॉइंट में आपको जो भी परकेजिट्स मिलती थी उसकी वैल्यू आपको यहां पर एज पर फॉर्म 12BA आपको डिस्क्लोज करनी होती थी। पॉइंट नंबर सी में जो भी आपको प्रॉफिट्स दिए जाते थे इन ल्यू ऑफ सैलरी अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 एज पर फॉर्म 12BA वो आपको डिस्क्लोज करने होते थे। इनमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। उसके बाद आप देखेंगे पॉइंट नंबर ई, एक नया पॉइंट इंसर्ट किया गया है, रिपोर्टेड टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम अदर एम्प्लॉयर्स। कोई भी एम्प्लॉय जो ड्यूरिंग द ईयर ज्वाइन करता है और उससे पहले उसको प्रीवियस एम्प्लॉयर से जो भी सैलरी रिसीव हुई है, अगर वह न्यू एम्प्लॉयर को रिपोर्ट करता है तो ऐसे में अब वह पॉइंट नंबर ई में न्यू एम्प्लॉयर के द्वारा डिस्क्लोज की जाएगी रिपोर्टेड टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम द अदर्स एम्प्लॉयर्स। चाहे वह एक एम्प्लॉयर से मिली हो या एक से ज्यादा एम्प्लॉयर से मिली हो, जो भी एम्प्लॉय के द्वारा रिपोर्ट की जाती है न्यू एम्प्लॉयर को, तो ऐसे में न्यू एम्प्लॉयर के द्वारा वह सैलरी पॉइंट नंबर ई में रिपोर्ट की जाएगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में जो भी अलाउंसेस मिलते हैं एम्प्लॉयज को और जो अंडर सेक्शन 10 एग्जेम्प्ट होते हैं,
वह रिपोर्ट किए जाते हैं। दोनों ही फॉर्म 16, चाहे वह ओल्ड है या फिर न्यू है, दोनों में ही यह पॉइंट दिया गया है। लेकिन नया चेंज है यहां पर, अंडर सेक्शन 10 जो भी अलाउंसेस एग्जम्प्ट है उनकी एक लिस्ट दी गई है। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग अब एम्प्लॉयर को स्पेसिफाई करना होगा इस अलाउंस के तहत कितनी एग्जम्पशन क्लेम की गई है। तो जहां पर पहले कोई भी लिस्ट नहीं दी गई थी, वहां पर एम्प्लॉयर अपने अकॉर्डिंग जो भी अलाउंस एग्जम्प्ट होता था अंडर सेक्शन 10 वह रिपोर्ट करता था। लेकिन अब यहां पर लिस्ट दी गई है, उस पर्टिकुलर लिस्ट में जो भी पर्टिकुलर अलाउंस के तहत एग्जम्पशन क्लेम की जा रही है वह अब आपको रिपोर्ट करनी होगी। जैसे कि ट्रेवल कंसेशन और असिस्टेंस अंडर सेक्शन 10 क्लोज 5। तो सेक्शन 10 क्लोज 5 में ट्रेवल कंसेशन के रिगार्डिंग अगर आप कोई भी एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हैं तो वह आप पॉइंट नंबर ए में मेंशन करेंगे। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी अंडर सेक्शन 10 क्लोज 10, अगर सेक्शन 10 क्लोज 10 के तहत आप डेथ पर जो आपकी ग्रेजुटी है वह लीगल हायर्स के द्वारा क्लेम की जा रही है, वह पॉइंट नंबर बी में मेंशन की जाएगी। पॉइंट नंबर सी, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन अंडर सेक्शन 10 क्लोज 10 ए। तो सेक्शन 10 क्लोज 10 ए के तहत अगर आप कोई पेंशन है जिसको आपने कम्यूट किया है उसकी कम्यूटेड वैल्यू रिगार्डिंग आप जो भी एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हैं वह आपको यहां पर मेंशन करनी होगी। पॉइंट नंबर डी में लीव इनकैशमेंट के रिगार्डिंग सेक्शन 10 क्लोज 10 डबल ए के तहत अगर आप कोई एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हैं। हाउस रेंट अलाउंस एचआरए के रिगार्डिंग अगर आप कोई एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हैं सेक्शन 10 क्लोज 13 ए में, वह आपको पॉइंट नंबर ई में मेंशन करनी है। इसके अलावा पॉइंट नंबर एफ दिया गया है। इसके अलावा अगर कोई और एग्जम्पशन है जो आप सेक्शन 10 में क्लेम करना चाहते हैं तो वह आपको यहां पर स्पेसिफिकली किस क्लोज के तहत आप वह एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हैं यह मेंशन करना होगा, और कितनी एग्जम्पशन आप क्लेम कर रहे हैं वह मेंशन करना होगा। इस तरह यहां पर आपकी जो भी टोटल एग्जम्पशन आ जाएगी जितनी भी आप क्लेम कर रहे हो सेक्शन 10 के तहत। उसके बाद यहां पर टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं करंट एम्प्लॉयर से जो भी आपने टोटल सैलरी रिसीव की है वह आपकी यहां पर कैलकुलेट होगी। इसमें बेसिकली जितनी भी आपको करंट एम्प्लॉयर से सैलरी मिली है उसमें से जो भी आपने एग्जम्पशन क्लेम की है उसको क्लेम करने के बाद जो आपकी अमाउंट आएगी उसमें से आपको सेक्शन 16 के तहत डिडक्शंस दी जाएंगी, जिनमें बेसिकली स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि बजट 2018 के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसमें कि 40,000 रुपए की एक फिक्स डिडक्शन आपको दी जाती है इन केस ऑफ सैलरीड पर्सन। अर्लियर यह डिडक्शन नहीं थी तो ऐसे में फॉर्म 16 में यह ऑप्शन नहीं दिया गया था। लेकिन जैसा कि असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन एप्लीकेबल है तो यह नया ऑप्शन यहां पर इंसर्ट किया गया है। तो असेसमेंट ईयर 1920 के रिगार्डिंग आप 40,000 रुपए की फिक्स स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा इंटरटेनमेंट अलाउंस के रिगार्डिंग आप यहां पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। पहले भी यह डिडक्शन दी जाती थी और अब भी यह अलाउ की जाती है। उसके अलावा अगर आपने कोई प्रोफेशनल टैक्स पे किया है सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 के तहत तो वो आप यहां पर क्लेम कर सकते हैं। इन तीनों डिडक्शंस को अलाउ करने के बाद आपकी इनकम चार्जेबल अंडर दी हेड सैलरी आ जाती है। उसके बाद अगर एम्प्लॉय के द्वारा एम्प्लॉयर को अपनी कोई अदर इनकम डिस्क्लोज की जाती है, रिपोर्ट की जाती है, तो ऐसे में फॉर्म 16 में वह इनकम भी रिपोर्ट की जाएगी। भी फॉर्म 16 में अदर इनकम आप रिपोर्ट कर सकते थे। इस केस में एम्प्लॉयर के द्वारा जो भी इनकम एम्प्लॉय डिस्क्लोज करता था वह फॉर्म 16 में मेंशन की जाती थी। यहां पर उसमें भी चेंज किया गया है। अगर एम्प्लॉय के द्वारा हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई इनकम रिपोर्ट की गई है तो उसको अलग से डिस्क्लोज किया जाएगा, और उसके अलावा अदर सोर्सेज हेड में अगर कोई इनकम रिपोर्ट की गई है तो उसको अलग से रिपोर्ट किया जाएगा। इस तरह इन अदर इनकम को इंक्लूड करने के बाद जो एम्प्लॉय की ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है और उस पर अंडर चैप्टर 6A में जो भी डिडक्शन क्लेम की जाती है एम्प्लॉय के द्वारा वह रिपोर्ट की जाएगी। न्यू फॉर्मेट के तहत यहां पर अब एक लिस्ट दी गई है फिर से 80C के तहत अगर आप कोई लाइफ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, फिर प्रिंसिपल पेमेंट ऑफ होम लोन की डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, पॉइंट नंबर ए में वह क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई पेंशन फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं सेक्शन 80CCC के तहत पॉइंट नंबर बी में वह रिपोर्ट कर सकते हैं। 80CCD के तहत अगर आप किसी पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, 80D के तहत आप कोई हेल्थ प्रीमियम पे करते हैं, या फिर 80E में हायर एजुकेशन
लोन के लिए आप कोई इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं वह आप डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा सेक्शन 80G के तहत अगर आप कोई डोनेशन देते हैं, 80G सेक्शन के अकॉर्डिंग आप डोनेशन की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा सेविंग बैंक इंटरेस्ट में 10,000 रुपए तक जो आपका सेविंग बैंक इंटरेस्ट की डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80 TTA के तहत। इसके अलावा अगर आप किसी अन्य सेक्शन के तहत कोई डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो वह सेक्शन आपको यहां पर रिपोर्ट करना होगा, मेंशन करना होगा, और कितनी अमाउंट की डिडक्शन आप क्लेम करना चाहते हैं वो आपको यहां पर रिपोर्ट करनी होगी। चैप्टर 6A की डिडक्शन के बाद यहां पर एम्प्लॉय की टोटल इनकम आ जाती है और उस पर टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है। सेक्शन 87A के तहत अगर कोई रिलीफ क्लेम की जा रही है तो वह आपको यहां पर रिपोर्ट करनी होगी, जो कि बेसिकली अगर टोटल इनकम 3,50,000 रुपए तक है तो ऐसे में 2,500 रुपए तक की टैक्स रिलीफ दी जाती है। वो अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A में क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई सरचार्ज एप्लीकेबल है या फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4% जो कि बजट 2018 के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, तो अर्लियर फॉर्म 16 में एजुकेशन सेस का ऑप्शन होता था, लेकिन अब वह जैसे कि हटा दिया गया है और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा दिया गया है, तो ऐसे में यहां पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4% एप्लीकेबल होगा। इस तरह यहां पर आपके टोटल टैक्स पेबल आ जाता है। और अगर एरियर्स ऑफ सैलरी के केस में कोई सेक्शन 89 के तहत रिलीफ क्लेम की जा रही है तो वह आप यहां पर पॉइंट नंबर 18 में लेस करेंगे, और इस तरह यहां पर जो भी नेट टैक्स पेबल आता है वह एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय की सैलरी से एज ए टैक्स डिडक्ट किया जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराया जाएगा, जिसको कि एम्प्लॉय अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए क्लेम कर सकते हैं। यहां पर आपको ध्यान रखना है फॉर्म 16 एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया जाता है, तो ऐसे में फॉर्म 16 में जो भी चेंजेस आए हैं वह एम्प्लॉयर के लिए जानना जरूरी है, ताकि वह अपनी जो टीडीएस रिटर्न है फॉर्म 24Q है वह ठीक से फाइल करे और फॉर्म 16 सही से फिल करके एम्प्लॉय को दे, और उस फॉर्म 16 के बेस पे एम्प्लॉय अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे। आई होप फ्रेंड्स आप अच्छे से समझ पाए होंगे फॉर्म 16 में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। बेसिकली यहां पर फॉर्म 16 को ITR 1 की तरह ही डेवलप किया गया है। जब आप फॉर्म 16 को देखेंगे और ITR 1 को देखेंगे बहुत सारी सिमिलरिटीज आपको दिखाई देंगी और आपको ITR 1 फाइल करते हुए जरा सी भी परेशानी नहीं होगी। फॉर्म 16 और ITR 1 के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।